वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर। ये जो लोकतंत्र आज का जो एपिसोड होगा, ये यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से हमारी पूरी कोशिश होगी कि यूजीसी नेट में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, हम उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो लोकतंत्र से हमारा ये पहला एपिसोड होगा। दूसरा एपिसोड पर हम कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट में जो है जितने तरह सवाल जो पूछे गए थे लोकतंत्र से संबंधित और वो किस टाइप में पूछे गए थे, तो हम दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कि लोकतंत्र से क्या क्या क्वेश्चन यूजीसी नेट में बन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पहले जो लोकतंत्र है, ये जो डेमोक्रेसी है, इसकी जो पूरी कॉन्सेप्ट है, इसकी जो पूरी अवधारणा है। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को हम आज बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र के इतिहास पर, लोकतंत्र के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र की शुरुआत जो है, दुनिया मानती है कि लोकतंत्र की शुरुआत जो है एथेंस से हुई है। लेकिन ये आपको जानकर बेहद ताजुब होगा कि ये जो लोकतंत्र की शुरुआत जो बोलने वाले हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत जो है, लोकतंत्र की बुनियाद जो एथेंस से हुई है, यूनान का जो एक शहर है एथेंस, वहाँ से हुई है। तो ये कुछ जो चुनिंदा जो यूरोपीय और यूनानी इतिहासकार थे, ये उन्हीं का मानना है। केवल वो एक चश्मे से देखते हैं और केवल अपनी प्रशंसा के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि लोकतंत्र की शुरुआत जो है एथेंस से हुई, यूनान के शहर एथेंस से हुई। लेकिन अगर आप केपी जायसवाल की हिंदू पॉलिटी जो उनकी पुस्तक है, अगर वहाँ पढ़ोगे तो लोकतंत्र की शुरुआत जो है, उनका मानना है कि लोकतंत्र की जो शुरुआत है, जो बुनियाद है, जो एथेंस से जो दुनिया मान रही है, यूरोपीय इतिहासकार जो मान रही है कि लोकतंत्र की शुरुआत एथेंस से हुई है। तो एथेंस जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हो रही है, उससे 2000 वर्ष पहले ही जो है हमारे भारत में लोकतंत्र की शुरुआत जो है, लोकतंत्र का रूप हमको दिखाई देता है। तो ये केपी जायसवाल की जो पुस्तक है हिंदू पॉलिटी, उसमें ये बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि लोकतंत्र की शुरुआत हमारे भारत में कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है, किस-किस काल में, तो अगर आप वैदिक काल को देखेंगे तो वैदिक काल में जो विद्वत सभा समिति थी, वहाँ की जो कार्यप्रणाली थी, वहाँ की जो शासन की जो शैली थी, वे जो है पूरी की पूरी लोकतांत्रिक तरीके से था। जो वैदिक काल की जो सभा समिति थी, उसकी तुलना जो है आज के लोकसभा और राज्यसभा से तुलना की जाती है। मतलब वैदिक काल के जो दो संस्था थी, सभा और समिति, उसकी तुलना जो है आज के जो भारत के लोकसभा और राज्यसभा है, उससे तुलना की जाती है। तो पूरी दुनिया जो है मान रही है कि लोकतंत्र की शुरुआत एथेंस से हुई है। लेकिन ये किसका मानना है? जो यूरोप के इतिहासकार हुए, जो यूनान के, ग्रीक के इतिहासकार हुए, ये उन्होंने बोल दिया कि नहीं, लोकतंत्र की शुरुआत एथेंस से हुई है। लेकिन ये बात बेहद जानना जरूरी है कि हमारे भारत में 2000 वर्ष पहले ही हमारे भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। और इसका प्रमाण जो हमको कहाँ मिलती है? वैदिक काल के जो सभा समिति है, वहां से मिलती है। अगर आप थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप जो अंक्योत्तर निकाय है, जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है, अंक्योत्तर निकाय, वहाँ के जो 16 महाजनपद है, उसमें से एक लिच्छवी गणराज्य है, वहाँ भी जो है हमको लोकतंत्र की रूप हमको वहां भी दिखाई देता है। और साथ ही साथ बेहद इंपॉर्टेंट ये बात कि जो बिहार का एक जो नगर, उस समय का नगर हुआ, उस समय का जो राज्य हुआ था वैशाली, वहां भी जो है शासन का रूप कैसा था? लोकतांत्रिक ही था। तो बहुत सारे प्रमाणों के आधार पर हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की शुरुआत जो है यूनान के शहर एथेंस में ही हुआ था। एथेंस के पहले 2000 वर्ष पूर्व जो है हमारे भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन औपचारिक तौर पर दुनिया क्या मान रही है कि लोकतंत्र की शुरुआत जो है एथेंस से हुई, यूनान के शहर एथेंस से हुई, जहां से सुकरात, एरिस्टोटल जन्म लिए। तो अभी हम लोग पढ़ें कि लोकतंत्र की जो है बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है। पूरी दुनिया औपचारिक तौर पर मान रही है कि लोकतंत्र की शुरुआत एथेंस से हुई है। ये कुछ जो यूनानी इतिहासकार थे, ग्रीक इतिहासकार थे, यूरोपियन इतिहासकार थे, उन्होंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। तो ये तो हो गया हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लोकतंत्र के संदर्भ में। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो हम लोग लोकतंत्र की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में, इसका मतलब क्या है? ये जो लोकतंत्र, ये जो डेमोक्रेसी, ये भाषा आई कहाँ से? तो ये जो लोकतंत्र है,
जिसका अंग्रेजी नाम है डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है ग्रीक वर्ड के डेमोस DEMOS और दूसरा क्रेटोस KRATOS। तो डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड के ग्रीक शब्द के दो वर्ड से बना हुआ है, पहला डेमोस और दूसरा क्रेटोस। तो डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण, डेमोस का क्या अर्थ होता है जनसाधारण पीपुल्स, और क्रेटोस का क्या अर्थ होता है शासन। तो अगर हम दोनों शब्द को जोड़ेंगे, दोनों शब्द को मिलाएंगे तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, जहां जनता का शासन हो, जहां जनसाधारण का शासन हो। तो जहां जनसाधारण का शासन हो, जहां जनता का शासन हो, तो हम क्या कहेंगे कि वहां लोकतंत्र है, वहां डेमोक्रेसी है। और दूसरी परिभाषा के रूप में हम लोग ये भी मतलब इसको हम लोग कोट करते हैं, ये जो अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा थी, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, ये जो परिभाषा है, इसको हम लोग कोट करके लोकतंत्र को पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। लेकिन ये बात जो है यूजीसी नेट में पूछा गया था कि जो डेमोक्रेसी वर्ड जो है, ये डेमोक्रेसी वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है, मतलब डेमोक्रेसी भाषा की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डेमोक्रेसी वर्ड जो है ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटोस से बना हुआ है, ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी ये जो शब्द है अंग्रेजी शब्द ग्रीक वर्ड के डेमोस और क्रेटोस से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है। तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, मीनिंग हम लोग पढ़ने थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग डेमोक्रेसी जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के जो है दो मेथड होते हैं, डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के दो मेथड होते हैं। पहला जो मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के दो मेथड, पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये आखिर दोनों है क्या। तो अगर हम लोग बात करें कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसका मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र का ऐसा रूप जहां के शासन प्रणाली में शासन के कार्यशैली में जहां जनता खुद भाग ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां जनता जो है शासन प्रणाली में शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ले कोई भी डिसीजन लेने में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम कहाँ कहाँ देखते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है अगर हम भारत में अगर बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे देश में जो है जो पंचायती राज है, जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के जो सबसे मतलब जो पहला है मतलब सबसे छोटी इकाई है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में जो है अगर गांव का कुछ मैटर होता है तो वहाँ जो है वहाँ का जो पंचायत समिति होता है मुखिया होता है, और साथ ही साथ जो गांव के जो लोग होते हैं, अगर कुछ भी गांव का मैटर होता है, कुछ भी अगर समस्या होती है, तो सारे लोग मिल करके जो है अपने फैसले को सबके सहमति से फैसलों को लिया जाता है। तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में कहाँ दिखाई देता है हमको, ग्राम सभा में। ग्राम सभा में जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं, जो कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें आम जनता के सारे जनता के एक डिसीजन होता है, सारे जनता की आम सहमति होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमको कहाँ दिखाई दे रही है, जो भारत का जो पंचायती राज है, भारत का जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन की जो सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में हमको डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग थोड़ा और आगे हम लोग बात करें एग्जाम्पल्स के तौर पर कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और हमको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है स्विट्जरलैंड के जो वहाँ के जो कुछ कैंटन है, कैंटन वहाँ के स्टेट को बोला जाता है, तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमको दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यूनान में भी जो है, यूनान का जो शहर था एथेंस, वहाँ भी जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, वहाँ भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। तो हमको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ दिखाई दे रही है, पहला भारत का जो ग्राम सभा है वहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा स्विट्जरलैंड का जो कुछ कैंटन है, कुछ स्टेट है, वहाँ दिखाई दे रहा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और तीसरा यूनान का जो शहर है, नगर राज्य हुआ एथेंस, वहाँ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, जनता जो है वहाँ के जो सर्वसाधारण है, वहाँ के जो जनसाधारण है, वो शासन प्रणाली में सीधे तौर पर भाग लेंगे।
चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो तो जनता डायरेक्ट उसमें भाग लेगी, मतलब जनता की आम सहमति होगी, किसी भी जन भावनाओं को दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, मतलब सबका सम्मान किया जाएगा। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब क्या हुआ, जहां जनता जो है शासन के कार्य प्रणाली में सीधे भाग ना लेकर के जनता के प्रतिनिधि अगर भाग ले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे अगर हम लोग बात करें हमारे भारत का जो शासन प्रणाली है, तो जैसे हम जो है अगर हम लोग बात करें राज्य के जो विधानसभा चुनाव होती है, तो हम क्या करते हैं, एमपी को हम क्या करते हैं, एमएलए को वोट देते हैं, विधायक को वोट देते हैं। फिर विधायक जो है क्या करती है, हमारे लिए जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए कल्याणकारी काम करता है। तो जनता जो है डायरेक्ट शासन प्रणाली में भाग नहीं ले रहा है, बल्कि जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है और फिर उसके प्रतिनिधि जो है उसके लिए काम करती है। तो इस प्रकार के अगर शासन प्रणाली हो रही है जहां भी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। या प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जहां जनता डायरेक्ट जो है शासन प्रणाली में भाग ना लेकर के, बल्कि उसके प्रतिनिधि अगर भाग ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां जनता के प्रतिनिधि उसके ऊपर रूल करता है, उसके ऊपर शासन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े लोकतंत्र का इतिहास, दूसरा हम लोग पढ़े लोकतंत्र का मेथड कौन कौन से होते हैं। तो दो मेथड हम लोग अभी बात किए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे लोकतंत्र के टाइप्स कितने होते हैं, डेमोक्रेसी के टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं। तो अगर हम लोग बात करें लोकतंत्र के प्रकार की, तो लोकतंत्र का पहला प्रकार जो है वो है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग लोकतंत्र के बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, फिर लोकतंत्र के जो मेथड है, जो विधि है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पहले थोड़ा और हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि ये जो हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो बात की है ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग जो है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा लिबरल डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग दूसरा रूप जो है, दूसरा नाम जो है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी भी देते हैं, और तीसरा लिबरल डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दो और अन्य नाम है, पहला प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, संरचनात्मक लोकतंत्र, और दूसरा उदारवादी लोकतंत्र। तो ये किसका नाम है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दो और अन्य नाम है, पहला प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी और दूसरा लिबरल डेमोक्रेसी। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही बोला जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र के टाइप्स, लोकतंत्र के प्रकार। तो पहला प्रकार हम लोग देखे थे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ, विमर्शी लोकतंत्र, विचारशील लोकतंत्र। तो इस प्रकार के लोकतंत्र का मानना है, मतलब ये मान के चलता है, इस प्रकार के लोकतंत्र में इसका ये मानना है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का ये मानना है कि जहां की शासन प्रणाली में सबकी अगर भागीदारी हो, सबके बात को, सबके संवाद को अगर सुना जाए, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, विचारशील लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र। तो विमर्शी लोकतंत्र का सीधा सा मतलब क्या हुआ, जहां सबकी बात को माना जाए, जहां सबकी बात को सुना जाए, जहां सबकी इच्छा को तवज्जो दिया जाए, महत्व दिया जाए। मतलब संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा अगर कोई भी अगर निर्णय लिया जा रहा है, कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है, जहां जनता के आम सहमति द्वारा, जनता के बातचीत द्वारा, जनता के संवाद के द्वारा, तो इस प्रकार के अगर शासन प्रणाली में इस प्रकार के अगर कार्य हो रहे हैं, अगर इस तरीके के कार्य हो रहे हैं उसके शासन प्रणाली में, उसके डिसीजन लेने में, तो इस प्रकार के शासन प्रणाली को हम लोग डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी नाम देते हैं, जहां सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, जहां संवाद के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विमर्शी लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी।
आगे हम लोग थोड़ा और बढ़े टाइप्स में कि लोकतंत्र की और कौन कौन से प्रकार हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आगे प्रकार के रूप में हम देखते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का दूसरा प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, जिसका हिंदी में क्या नाम है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। लोकतंत्र का वैसा प्रकार, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लोकतंत्र का वैसा प्रकार जो प्रक्रिया पर भरोसा करे, जो प्रोसेस पर भरोसा करे, जो जो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के शासन प्रणाली में शासक, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो भी रूल्स लॉ बनाए जा रहे हैं, तो उसका सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, अगर इस पर जोर दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। जहां के शासक जो भी रूल बना रहा है, जो भी कानून बना रहा है, जो भी कायदा बना रहा है, अगर वो कानून जनता सही से पालन कर रही है, अगर सही से पालन कर रही है जनता उस कानून को, तो अगर इस पर फोकस करें कि जो भी हम रूल बना रहे हैं उसका जनता सही से पालन कर रही है, सही से उसको फॉलो कर रही है, तो केवल रूल पर फोकस करें कि हम जो रूल बना रहे हैं उसका जनता सही से उसको फॉलो कर रहा है, सही से उसका अनुपालन कर रहा है। तो अगर सही से अनुपालन कर रहा है, सही से उसका फॉलो कर रहा है, तो इस प्रकार के शासन प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। वो केवल प्रोसेस पर ध्यान देता है, उसका रिजल्ट क्या है इस पर वो बात नहीं करता है, बल्कि जो नियम और जो कानून, रूल्स और लॉ जो बनाए जा रहे हैं, केवल इस पर अगर वो ध्यान दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। यहां तक समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें लोकतंत्र के टाइप्स का, लोकतंत्र के प्रकार का, तो लोकतंत्र का अगला जो प्रकार है, अगला जो टाइप्स है, वो है सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र। सबस्टेंटिव लोकतंत्र मतलब वास्तविक लोकतंत्र। इसका मतलब क्या हुआ, सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी का मानना है कि हम जो है केवल प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, हम जो है केवल रूल्स, जो लॉ बनाए जा रहे हैं केवल उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम केवल प्रक्रिया पर जोर नहीं देंगे, हम केवल रूल्स और जो लॉ बनाए जा रहे हैं, जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, केवल उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अगर अगर जरूरत पड़ा, अगर आवश्यकता पड़ा, तो हम उस प्रोसेस को, तो हम उस कानून को, तो हम उस लॉ को क्या करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो हम बदल भी सकते हैं। ये कौन बात कर रहा है, वास्तविक लोकतंत्र, सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी। ये कह रहा है कि अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम प्रोसेस को बदल सकते हैं, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम कानून को बदल सकते हैं। तो इसका मेन फोकस जो है, इसका जो मेन फोकस है, वो जनता के जो हम कानून बना रहे हैं, जो हम कानून जनता के लिए बना रहे हैं, वो कानून से जनता को लाभ हो रहा है। वो जो हम लॉ बना रहे हैं जनता के लिए, उससे जनता को लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने देंगे, उस कानून को रहने देंगे। अगर उस कानून से, अगर उस प्रोसीजर से, उस अगर प्रक्रिया से अगर जनता को लाभ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को हम बदल देंगे, उस कानून को ही बदल देंगे। तो ये केवल प्रक्रिया पर बात नहीं करता है, अगर जरूरत पड़ा तो प्रक्रिया को हम बदल भी सकते हैं। ये वास्तविक लोकतंत्र का मानना है। कहने का मतलब है, ये जो सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी, इसका मानना है, ये फोकस करता है जनता के जस्टिस पर, जनता के इक्वालिटी पर। तो जनता को कितना न्याय मिल रहा है, जनता को कितनी जो है, जनता में कितनी जो है आर्थिक समानता स्थापित हो रही है, ये इसकी बात कर रहा है। मतलब जनता की भलाई कितना हो रहा है, हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भलाई कर सकते हैं और हमको करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस पर फोकस करता है। मतलब ये रिजल्ट पर फोकस करता है कि हमारा प्रोसेस से जनता को कितना लाभ हो रहा है। अगर जनता को लाभ हो रहा है तो ठीक है, अगर जनता को लाभ नहीं हो रहा है तो हम नया कानून लाएंगे, हम नया प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो ये वास्तविक लोकतंत्र का मानना है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, लोकतंत्र का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा हम लोग पढ़े लोकतंत्र का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। आगे हम लोग क्या पढ़े, लोकतंत्र के मेथड कौन कौन से हैं, तो पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। फिर आगे हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार। तो पहला प्रकार में हम लोग क्या पढ़े, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, विचारशील लोकतंत्र, जहां जनता के जो भी निर्णय हो रहे हैं वो संवाद के द्वारा होगा, मतलब सब जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शील लोकतंत्र। दूसरा प्रकार में हम लोग क्या पढ़े, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, ये केवल प्रक्रिया पर बात करता है, रूल्स और कानून फॉलो हो रहा है कि नहीं, इस पर बात करता है। और तीसरा हम लोग क्या बात किए टाइप्स में, सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी। सबस्टेंटिव जो डेमोक्रेसी है, ये वास्तविक ये जो लोकतंत्र है,
ये केवल प्रोसेस पर भरोसा नहीं करता है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम प्रोसेस को बदल देंगे। मतलब इसका मेन टारगेट है जनता को भलाई करना। जनता में जो है कितना जो है आर्थिक समानता स्थापित हो रही है, जनता कितना खुश है, जनता में जो है उसके जो अपने राइट्स उसको मिल पा रहा है कि नहीं, जनता में जो जो जस्टिस है वो हो पा रहा है कि नहीं, ये इस पर फोकस करता है। इसका मेन टारगेट है जनता को हर हाल में उसकी भलाई करना, जन कल्याण करना, वेलफेयर काम करना। तो ये सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का काम है। तो इस प्रकार के डेमोक्रेसी हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव, वास्तविक लोकतंत्र। इसका मेन है जनता, जनता को कितना खुश रखना है, इस पर बात करता है ये। तो इस प्रकार से हम लोग टाइप्स को पढ़ लिए। थोड़ा आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अगर हम लोग बात करें डेमोक्रेसी की, तो आगे हम लोग बात करें तो लोकतंत्र के सिद्धांत को भी जानना जरूरी है। तो अगर हम लोग बात करें लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से थियरीज हैं, तो सिद्धांत में अगर हम लोग बात करें तो लोकतंत्र का पहला जो सिद्धांत है वो है इलीट थियरी, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिजन सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत। तो ये जो इलीट थियरी है, ये जो इलीट थियरी है, इसका मानना है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में दो तरह के वर्ग हैं, दो क्लास हैं। पहला जो क्लास है वो इलीट है और जो दूसरा क्लास है वो मेजोरिटी है। तो ये जो इलीट है, ये जो इलीट है, जो विशिष्ट वर्ग है, इनके पास जो है विशिष्ट बुद्धि है, इनके पास जो है विशिष्ट बुद्धि है, इनके पास चमत्कारी जो है गुण है। और जो ये जो दूसरा जो क्लास है, जो ये जो दूसरा वर्ग है, जिसका नाम इन्होंने दिया, इस थियरी ने मेजोरिटी नाम दिया है, बहुसंख्यक नाम दिया है। तो ये जो मेजोरिटी वर्ग के जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, इसके पास जो है खुद जो है शासन करने की जो है, मतलब शासन को कैसे करना है, मतलब जनता में कैसे जनता को कैसे रूल करना है, इसके पास उतनी जो है बुद्धि नहीं है, उतनी जो है जानकारी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जो विशिष्ट वर्ग जो कुछ कानून बनाते हैं वो उसी को जो है फॉलो करता है केवल। कहने का मतलब ये है कि हमारे संसद में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, सांसद बैठे हुए हैं, वही क्या है, हमारे विशिष्ट वर्ग है, इलीट क्लास है। और वही इलीट क्लास जो है उसके पास बुद्धि है, उसके पास दिमाग है। तो वही लोग जो है क्या करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए नीति बनाते हैं। और हम जो आम जनता है, आम जो सर्वसाधारण जनता है, जो आम पब्लिक है, उसके पास उतना बुद्धि नहीं है कि वो अपना शासन जो है वो खुद कर ले, अपना डिसीजन जो है खुद ले ले, उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है। तो इसलिए जो है वो जो विशिष्ट वर्ग जो है उसके पास विशिष्ट गुण है। इस कारण से वे क्या करते हैं, जनता उसको चुनती है और फिर वो जो विशिष्ट वर्ग है जब वो जनता चुनती है और फिर उसके लिए जो है क्या करते हैं, वो कानून बनाते हैं, नीति बनाते हैं। तो ये किसका मानना है, इलीट थियरी का मानना है कि हमारे सोसाइटी में दो वर्ग हैं, दो क्लास है। पहला क्लास है इलीट और दूसरा क्लास है मेजोरिटी। तो इलीट का काम क्या होता है, इलीट जो है वो काफी संपन्न है, वो मतलब एक तरीके से वो हर तरीके से संपन्न है, चाहे बुद्धि में हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, हर तरीके से संपन्न है। चाहे वो मतलब डिसीजन कैसे लेना हो, एक तरीके से हर गुण जो उसके पास मौजूद है। और इस कारण से वो क्या करता है, जनता उसको चुनती है और फिर वे क्या करते हैं, जनता के लिए क्या करते हैं, नीति बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और इस प्रकार से कुछ ही लोग जो है देश में जो है शासन की सत्ता जो है कुछ ही लोग के पास सिमट के रह जाती है। ये किसका मानना है, इलीट थियरी का, डेमोक्रेसी का जो इलीट थियरी है उसका मानना है कि शासन जो है, देश के जो पूरी सत्ता है, देश की जो पूरी जो सत्ता है वो विशिष्ट वर्ग में, संसद के जो विशिष्ट वर्ग लोग हैं, जो सांसद हमारे लिए जो कानून बनाते हैं, उसी के पास पूरी जो शासन की जो पूरी जो शक्ति है, शासन की जो पूरी जो सत्ता है, उसी के पास केंद्रित हो जाती है। और वही लोग जो है फिर आम जनता पर रूल करते हैं, शासन करते हैं। तो ये इलीट थियरी का मानना है। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे थोड़ा हम लोग बढ़े तो दूसरा जो थियरी है वो है लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत। तो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में जो है केवल इलीट क्लास के लोग ही शासन नहीं करता है, देश में जो है केवल कुछ ही लोग शासन नहीं करता है, बल्कि जो है देश के अंदर बहुत सारे यूनियन होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। वे अपने हित के लिए जो है समय समय पर जो है सरकार को शासन को क्या करते हैं, समय समय पर अपने हित की पूर्ति के लिए समय समय पर सरकार पर हमेशा दबाव बनाते रहते हैं।
जैसे अगर हम लोग बात करें टीचर्स यूनियन की, लेबर यूनियन की, जो किसान का जो अपना यूनियन होता है, जैसे काफ़ी हाईलाइट हुआ था राकेश टिकैत राकेश। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो शासन का जो देश का जो सत्ता है वो केवल कुछ ही लोग में नहीं होता है, बल्कि देश के अंदर बहुत सारे जो यूनियन होते हैं, बहुत सारे संघ होते हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं, अपने हित की पूर्ति के लिए समय समय पर वो जाग उठते हैं। जैसे उसकी हित की पूर्ति नहीं होती तो वो क्या करते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, धरना करने लगते हैं, और अपना जो उसका जो इंटरेस्ट है, अपना जो उनका जो हित है, उसको जो है सरकार से क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। जैसे राकेश टिकैत, इन्होंने क्या किया था कि उनके अनुकूल जो है कृषि बिल नहीं थी, किसानों के अनुकूल जब लगा कि नहीं ये किसानों के विरुद्ध है, तो उन्होंने क्या किया, पूरे कोविड समय में जो है पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया। फिर बाद में जो है सरकार को झुकना पड़ा। तो इस तरीके के बहुत सारे यूनियंस हैं। छात्र संघ का अपना एक संगठन है, श्रमिक का अपना एक संगठन है, टीचर्स का अपना एक संगठन है। तो हर एक का अपना एक संगठन है, और अपने उस यूनियन के माध्यम से क्या करते हैं, सरकार पर हमेशा जो है क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और अपने जो उनके हित होते हैं वे क्या करते हैं, निरंतर सरकार से मनवाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा कहना गलत है कि जनता जो सोई रहती है 5 साल और बीच में कुछ नहीं करती, ऐसा बात नहीं है। जनता जो है जागी है, जनता जो है हमेशा सोई नहीं है। अगर उसके हित की पूर्ति नहीं हो रही है, अगर सरकार जो है अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कानून नहीं बना रही है, उसके अकॉर्डिंग जो स्कीम नहीं ला रही है, तो जनता जो है जागेगी, आंदोलन करेगी और सरकार पर प्रेशर बनाएगी, और जरूरत पड़ा तो उसके लिए लाठी भी खाएगी, और किसी भी तरीके से वो अपनी बात को मनवा लेंगे। तो इस प्रकार से जो समाज के अंदर बहुत सारे जो यूनियंस होते हैं, बहुत सारे जो संघ होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उसके माध्यम से सरकार पर हमेशा जो है वो क्या करते हैं, निरंतर दबाव बनाते रहते हैं, और उसके अपने जो हित होते हैं, उसके अपने जो स्वार्थ होते हैं, वो पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कहना गलत है कि केवल शासन की जो पूरी शक्ति है वो कुछ ही लोग के पास में केंद्रित है, ऐसा नहीं है। शासन का जो सत्ता है वो बहुत सारे जो यूनियंस होते हैं, छात्र संघ का अपना जो यूनियन होता है, श्रमिक का जो लेबर का जो अपना यूनियन होता है, किसान का जो अपना यूनियन होता है, वहाँ भी शक्ति है। वे भी जो है अपने स्वार्थ को पूर्ति के लिए सरकार पर हमेशा दबाव बनाते हैं। तो ये किसका मानना है, ये जो है प्लूरिस्टिक थियरी का मानना है। बहुलवादी लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है, इसका मानना है। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत में। तो लोकतंत्र का जो तीसरा सिद्धांत है, जो तीसरा जो थियरी है, वे है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी मतलब प्रतिभागी लोकतंत्र। प्रतिभागी लोकतंत्र ये जो सिद्धांत है, इसका मानना है कि जनता जो है 5 साल में केवल एक दिन वोट देने के लिए नहीं जागता। जनता जो है 5 साल में केवल एक दिन वोट करने के लिए नहीं जागता, बल्कि जनता जो है हर समय निरंतर जो है हर समय कंटिन्यूअस जो है क्या करती है, वो पिटीशन करती है, वो जो ह्यूमन चेन बनाती है, मानव श्रृंखला बनाती है। जनता जो है हड़ताल करती है, जनता जो है अनशन करती है। तो वो निरंतर जो है सरकार के ऊपर हड़ताल के माध्यम से, ह्यूमन चेन के माध्यम से, मानव श्रृंखला के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, ये तमाम माध्यम से जो है सरकार को हमेशा प्रेशर बनाती है और उसको मजबूर करती है कि आप जो नीति बना रहे हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, आप जो है जनता के कल्याण का काम कीजिए। अगर आप जनता का कल्याण नहीं करेंगे तो हम जो है निरंतर जागे हुए हैं, केवल एक दिन वोट नहीं करेंगे। हम 5 साल में केवल एक दिन वोट करने के लिए नहीं है, हम जो है निरंतर जो है हम आपकी पूरी जो शासन की जो शैली है वो पूरी हम देख रहे हैं। हम केवल एक दिन वोट नहीं करते, बल्कि 5 साल तक आपकी गतिविधि को हम देख रहे हैं। तो जनता क्या करती है, 5 साल में निरंतर जो क्या करती है, ह्यूमन चेन बनाती है। अगर जरूरत पड़ा तो ह्यूमन चेन भी बनाएगी, अगर जरूरत पड़ा तो स्ट्राइक भी करेगी, अगर जरूरत पड़ा तो अनशन पर बैठ जाएगी। तो इस तरीके से 5 साल जो निरंतर जागे रहती, केवल 5 साल में एक दिन वोट करने के लिए नहीं वो जागता, 5 साल जागे रहती है जनता, ह्यूमन चेन के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से। तो ये 5 साल जनता जागे रहती है। तो ये किस प्रकार के सिद्धांत का मानना है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मानना है। जो प्रतिभागी लोकतंत्र का सिद्धांत है, इसका ये मानना है कि जनता जो है हर 5 साल में केवल एक दिन वोट देने के लिए नहीं जागती, बल्कि वो निरंतर 5 साल तक जगे रहती है। मतलब अगर सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है तो ह्यूमन चेन बनाएगा, अनशन करेगा, आंदोलन करेगा। तो ये तमाम साधन के द्वारा जो है सरकार पर प्रेशर बनाती है। तो ये किसका मानना है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का।
थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत में। तो लोकतंत्र का अगला जो सिद्धांत है वो है मार्क्सिस्ट थियरी, मार्क्सवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो ये जो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसका ये मानना है कि सोसाइटी में जो है दो वर्ग है। सोसाइटी में जो हमारे समाज में है जो दो वर्ग है। पहला जो वर्ग है इसका नाम उन्होंने क्या दिया, बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग मतलब पूंजीपति वर्ग, मुकेश अंबानी, अडानी, बुर्जुआ वर्ग। और जो दूसरा वर्ग है उसका नाम उन्होंने क्या दिया, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा मतलब हम जैसा गरीब आदमी, आम जनता। तो जब तक हम सोसाइटी में ये क्लास को, ये जो दो वर्ग समाज में बना हुआ है, जो ये जो दो क्लास बना हुआ है, बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग, और दूसरा जो वर्ग है सर्वसाधारण आम जो पब्लिक है, जिसका उन्होंने सर्वहारा जो नाम दिया है। तो जब तक सोसाइटी में ये जो दो क्लास बना रहेगा तब तक जो है लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता। तो मार्क्सिस्ट थियरी का मानना है, मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है, डेमोक्रेसी का जो मार्क्सिस्ट थियरी है इसका मानना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोसाइटी में जो दो वर्ग है उसको हम खत्म करेंगे। मतलब जो ये जो दो वर्ग है सोसाइटी में, बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग और ये जो सर्वसाधारण है, जो सर्वहारा है, ये जो दो वर्ग बटा हुआ है सोसाइटी में, इसको पहले हम खत्म करेंगे। और दूसरा फिर आगे हम जो है स्पेशली पूंजीपति वर्ग को खत्म करेंगे। पहले हम क्लास को खत्म करेंगे, फिर पूंजीपति वर्ग को खत्म करेंगे, तब जा करके जो है हमारे सोसाइटी में साम्यवाद की स्थापना होगी। और जैसे ही साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, मतलब साम्यवाद मतलब आर्थिक आधार पर सारे व्यक्ति समान है, मतलब प्रॉपर्टी जो है आर्थिक आधार पर समानता स्थापित करने की बात करता है। जैसे ही आर्थिक आधार पर समानता स्थापित हो जाएगी तो मतलब साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। तो जैसे ही साम्यवाद स्थापित हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तो ये ऐसा बात कौन कर रहा है, कौन सा सिद्धांत कर रहा है, मार्क्सिस्ट थियरी। डेमोक्रेसी का जो मार्क्सिस्ट थियरी है इसका मानना है कि सबसे पहले हम क्लास को खत्म करेंगे, वर्ग को खत्म करेंगे। वर्ग मतलब पूंजीपति वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग, जो आम पब्लिक, उसको खत्म करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पूंजीपति वर्ग को खत्म करेंगे, तब जाकर के साम्यवाद स्थापित होगा। साम्यवाद मतलब आर्थिक समानता। सोसाइटी में जो है आर्थिक आधार पर कोई विषमता नहीं होगी, कोई गरीब अमीर नहीं होगा, सब एक होगा। तो जैसे ही आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी, मतलब साम्यवाद स्थापित हो जाएगा, तब जो है लोकतंत्र, असली लोकतंत्र वही है। तब हम जाकर के लोकतंत्र हम जो स्थापित करना चाह रहे हैं, तब लोकतंत्र स्थापित होगा। जब हमारे सोसाइटी में साम्यवाद स्थापित होगी तब जाकर के लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। तो ये किसका मानना है, मार्क्सिस्ट थियरी का। तो इस प्रकार के आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात किए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए जो लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी हम बात किए। तो पहला हम बात किए लोकतंत्र का जो है बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। दूसरा हम बात किए लोकतंत्र के मेथड कौन कौन से हैं। तो पहला मेथड डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तीसरा हम बात किए लोकतंत्र के टाइप्स, लोकतंत्र के प्रकार। तो पहला हम बात किए डेलिबरेटिव, दूसरा हम बात किए प्रोसीजरल, तीसरा हम बात किए सब्सटेंटिव। ये टाइप्स हम बात किए, इसको अच्छे से समझाएं। फिर आगे हम बात किए थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सिद्धांत। तो लोकतंत्र के सिद्धांत में हम लोग पहला क्या बात किए, पहला हम लोग बात किए इलीट थियरी, दूसरा हम बात किए प्लूरिस्टिक थियरी, बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा हम बात किए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, प्रतिभागी लोकतंत्र, चौथा हम बात किए मार्क्सिस्ट थियरी, लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इस प्रकार के इस वीडियो में जो लोकतंत्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मोटा मोटी हम लोग इस पर चर्चा किए। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी जो हम लोग आज पढ़े, तो इसके जो अलग अलग जो सिद्धांत, अलग जो थियरी अभी हम लोग बात किए, मार्क्सिस्ट थियरी, इलीट थियरी, प्लूरिस्टिक थियरी, इसके सपोर्टर्स कौन कौन थे, इसके समर्थक कौन कौन थे। और यही सपोर्टर जो ये जो अलग अलग सिद्धांत के जो सपोर्टर है, ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में हर बार पूछता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के जो अलग अलग सिद्धांत है, लोकतंत्र के अलग अलग जो थियरी है। जैसे हम बात करें इलीट थियरी की, तो इलीट थियरी के समर्थक कौन है, प्लूरिस्टिक थियरी की, इसके समर्थक कौन है, जैसे रॉबर्ट हल है।
और भी जो हम बात करें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की समर्थक कौन है? जैसे रूसो है। तो ये जो समर्थक है, यही क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या-क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो ये लोकतंत्र का पहला एपिसोड होगा, दूसरा एपिसोड जो है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।